नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर आइए आज सुनते हैं श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित एक गंभीर और रोचक कहानी निचले फ्लैट में। वह अंधेरे में आंखें फाड़े एकटक छत को घूर रही थी। वस्तुतः वह आंखों से काम नहीं ले रही थी, वो तो ऐसे ही खुली थी। उसकी सारी इंद्रिय शक्तियां उसके कानों में सिमट आई थी। वह केवल सुनने का प्रयास कर रही थी। यह कैसी आवाज थी? सचमुच कोई आवाज थी भी या केवल उसका भ्रम ही था? सहसा उसकी पूरी खुली आंखें और भी फैल गईं, पर उनमें से स्थिरता का भाव बदल गया था। उनमें भाव शून्यता के स्थान पर अब एक निश्चित भाव आ गया था। यह भय था। उसके चेहरे की तनी रेखाएं शिथिल पड़कर भय से विकृत सी हो गई थी। अंधेरे में भी उसके चेहरे का रंग बदलता सा लग रहा था, पीलेपन की ओर। काफी प्रयत्न के पश्चात उसने जीभ से अपने होंठ गीले किए और एकदम निःशब्द करवट बदल ली। उसने बहुत धीमे से अपने पति को छुआ। गहरी नींद में पति पर छुअन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपनी उंगलियां पति की बाह में गड़ानी आरंभ कर दी। पति ने झपाक से आंखें खोल दी। उन आंखों में जिज्ञासा का भाव था। शायद वह समझ नहीं पाया था कि उसकी नींद कैसे टूट गई। उसने आंखें खोल भर दी थी, पर जाग जाने का कोई भाव अभी उसके चेहरे पर नहीं आया था। वह बहुत धीरे से फुसफुसा कर बोली, जरा सुनना, मुझे तो नीचे कुछ खटका सा सुनाई पड़ रहा है। पति ने भी उसके ही समान नीचे की ओर कान लगा दिए। उसके उनींदे चेहरे पर भी खिंचाव आ गया, जैसे अकस्मात ही वह पूरी तरह जाग गया हो। पर फिर उतनी ही तेजी से उसके चेहरे पर निश्चिंतता पुत गई। कुछ भी नहीं है, उसने कहा और करवट बदल ली। वह कुछ देर तक चुपचाप निष्क्रिय सी अपने पति को देखती रही और फिर जैसे किसी भीषण आशंका से एकदम सहम गई। पति को जगाकर उसके मन में जो बल और चेहरे पर कुछ बेफिक्री आई थी, वह फ्यूज उड़ गए बिजली के बल्ब के समान तुरंत ही बुझ गई। वह पहले से भी अधिक डर गई थी। यह करवट बदलकर अभी सो जाएगा और वह उसी तरह जागती रहेगी, अकेली की अकेली। और तभी उसके मन में भय के साथ खींच भी घुल गई। साथ के पलंग पर उसका पति सोया हो तो फिर क्यों वह इस प्रकार भयभीत कांपती रहे? उसने कुछ सख्त हाथों से पति को हिलाया। उसकी आवाज भी भय के स्थान पर खींच से भर गई थी। मैं कहती हूं, नीचे कोई है। तुम्हारे करवट बदलकर सो जाने से वे लोग भाग जाएंगे क्या? उसके पति ने घूम कर उसे देखा। तुम्हें भ्रम हो रहा है, खुद भी डर के मारे सो नहीं पाती और मुझे भी सोने नहीं देती। पर अब उसकी आवाज में निश्चिंतता नहीं थी। वह समझ गई कि जो कुछ वह कह रहा है उसमें स्वयं भी वह विश्वास नहीं रखता। तुम देखो तो सही कि कोई है या नहीं, वह बोली।
पति ने उठने का कोई उपक्रम नहीं किया। वह वैसा का वैसा ही लेटा रहा। यदि कोई है भी तो नीचे के फ्लैट में ही है ना, तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हारे घर में तो नहीं आया, तुम चुपचाप सो रहो। उसे लगा धीरे धीरे उसके मन में से चोरी की आशंका समाप्त होती जा रही है और अपने पति के प्रति खींच बढ़ती जा रही है। सहसा वह कुछ सचेत भी हो गई, कहीं वह जोर से चीख ही ना पड़े। नीचे पता नहीं कोई चोर आया है या नहीं। हो सकता है घर वालों में से ही कोई किसी कारण से जगा हुआ हो। कहीं वह जोर से बोल पड़ी तो रात के सन्नाटे में उसकी आवाज उसके कमरे में ही सीमित नहीं रहेगी। कहीं लोग यही ना समझ बैठे कि वे दोनों पति पत्नी रात के इस समय भी लड़ते ही रहते हैं। इस फ्लैट के विषय में उसने पहले ही पड़ोसियों से काफी सुन रखा था। सब लोगों का विचार था कि यहाँ जो भी दंपति आते हैं आपस में अवश्य लड़ते हैं। अब तक वे बचे हुए थे, फिर क्यों आधी रात को चीख कर वह बदनामी मोल ले। कल सुबह ही सुबह पड़ोस की औरतें कानाफूसी करती फिरेंगी कि रात को उनकी लड़ाई हुई थी। नीचे फिर कोई आवाज हुई थी, शायद अलमारी खोलने की। हाँ, निचले फ्लैट के पिछले बेडरूम से ही आवाज आ रही थी। उसी कमरे में उन्होंने लोहे की अपनी बड़ी अलमारी रखी हुई थी। नीचे वाली मिसेस चांद ने उसे बताया था कि पिछली बार घर बदलते हुए वह अलमारी सीढ़ियों में फंस गई थी और एक ओर से उसमें चिप सा पड़ गया था। तभी से खोलने बंद करने में उसका दरवाजा आवाज करने लग गया था। यह आवाज भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उस अलमारी का दरवाजा खोला हो, पर इस समय उन्हें अलमारी खोलने की क्या आवश्यकता थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरों ने छुरा या पिस्तौल दिखाकर चांद साहब से अलमारी की चाबियां ले ली हों और अब अलमारी का सारा सामान निकाल रहे हों। उसका हाथ अचानक ही फिर पति की बाह पर जा पड़ा। सुनो, नीचे किसी ने अलमारी खोली है, तुम एक बार देखो तो। पति ने मुड़कर उसकी ओर देखा भी नहीं, वह उसी प्रकार लेटा रहा। कोई अपने घर में अपनी अलमारी खोले तो मेरा देखना जरूरी है क्या? कोई इस समय अपनी अलमारी क्यों खोलेगा? उसकी आवाज कुछ तेज हो गई। देखो, उसका पति उसकी ओर मुड़ा। तुम पढ़ी लिखी और समझदार औरत हो, पुरुषों के समान उनकी बराबरी करती हुई नौकरी करती हो। अब औरतों वाली इन घटिया बातों को छोड़ दो। यह किसी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल महिला का सा व्यवहार नहीं है। क्या मतलब? उसकी भवें प्रश्न में तन गई। क्या तुम्हें नहीं लगता? पति ने कहा, लोगों के कामों में इस प्रकार हस्तक्षेप करना या उनकी ऐसे खोज खबर रखना छिछोरापन है। कोई अपने घर की अलमारी कब और क्यों खोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? और ना ही अलमारी बनाने वाली कंपनी ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि रात को 10 बजे के पश्चात अलमारी नहीं खोली जा सकती। वह झेप सी गई। पति ने फिर उसकी दुर्बलता की ओर संकेत कर दिया था। वह इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी उससे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि उसके पति को उसे अबौद्धिक कहने का अवसर मिल जाता था। उसे अपने ऊपर भी झुंझलाहट हो आई। आखिर वह क्यों आधुनिक जीवन को अपना नहीं पाती? वह अपने आसपास के लोगों से क्यों उदासीन नहीं हो पाती? यदि नीचे के फ्लैट में चोर घुस ही आए हैं तो उसे क्या, वे उसके घर में तो अभी नहीं आए हैं। तो फिर वही क्यों पुरानी मोहल्लेदार औरतों के समान सबकी खोज खबर रखती है। और तभी
नीचे जैसे किसी नारी कंठ से निकलती घुटी घुटी चीख को किसी ने सख्त हाथों से दबा दिया। वह घबराहट में ही उठकर पलंग पर बैठ गई। उसने अपने पति की ओर देखा। वह अब भी उसकी ओर पीठ किए पड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों में उसकी बांह कसकर पकड़ ली और फिर पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। उसने देखा उसका पति पूरी तरह जागा हुआ था। उसकी आंखें भय से फैली हुई थी। उसके चेहरे का रंग एकदम रक्त शून्य सा हो गया था और वह एकदम डूबा डूबा सा लग रहा था। तो चीख उसने भी सुनी थी। सचमुच ही नीचे चोर आए हुए हैं क्या? उसकी आशंका ठीक है। नीचे कुछ बहुत भयंकर घट रहा है। हो सकता है उन्होंने किसी की हत्या कर दी हो, या फिर चांद साहब की जवान लड़की रत्ना। उठकर जरा देखो तो, उसने बहुत धीमे और डरे हुए स्वर में पति से कहा। वह उसी प्रकार फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा और फिर हकलाकर बोला, हो सकता है उनका अपना कोई घरेलू झगड़ा हो। तो भी तुम देखो, वह फिर फुसफुसाकर बोली। मान लो, पति ने थूक निकली, चोर हुए भी तो क्या मैं उनसे हाथापाई करूंगा? और वह कुछ उत्तेजित हो उठा। तुम यह पसंद करोगी कि कल सवेरे अखबार में लोग यह पढ़ें कि एक प्रोफेसर साहब शहर के बदनाम गुंडों से हाथापाई करते पाए गए? हमारी कुछ इज्जत है, हमारे प्रोफेशन की कुछ डिग्निटी है। मैं इतना गिर नहीं सकता। उसने देखा उसके पति के चेहरे और उसके मुंह से निकलते हुए शब्दों में कोई सामंजस्य नहीं था। वह निष्क्रिय जड़ सी बैठी अंधेरे में घूरती रही। उसके भीतर कहीं सूक्ष्म वायवीय भावनाएं स्थूल रूप धरती जा रही थी। नहीं, वह उसका भ्रम या संदेह मात्र ही नहीं था। सचमुच ही नीचे कुछ हो रहा था, और जो कुछ हो रहा था वह साधारण या सहज नहीं था। और उसके पेट के निचली सतह से ऐंठन भरी एक पीड़ा सी उठी। नीचे की स्तब्ध नीरवता के विरुद्ध किसी की बहुत हल्की हल्की सिसकियां उठ रही थी। वे इतनी हल्की और धीमी थी कि नीरवता को भंग भी नहीं कर पा रही थी। उसको धकेलने के से भाव से छू मात्र रही थी। और फिर शायद कोई पुरुष कंठ बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा था, समझाने के से अंदाज में। पति ने उसकी ओर देखा। वह फिर कोई लंबी बात कहने जा रहा था। देखो, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं और सब तरह की बातें होती रहती हैं। हम उसका क्या कर सकते हैं? किसी तरह अपनी इज्जत बची रहे, यही काफी होता है। शरीफों का ढंग यह होता है कि ऐसी बातों से बचकर कतरा कर निकल जाएं। तुम समझती हो कि हमारे घर में कोई चोर घुस आएगा तो लोग हमारी सहायता को आएंगे? पति पता नहीं क्या क्या कहता जा रहा था। वह उसकी बात नहीं सुन रही थी। नीचे क्या हो रहा था वह बात भी उसके मस्तिष्क ने किन्हीं अज्ञात धुंधनकों में धकेल दी थी। उसे लग रहा था कि वह बहुत भयभीत है। भय जैसे किसी चालाक बिल्ली के समान उसके घर की सीढ़ियां बहुत हल्के हल्के चढ़ रहा था। उसने अपनी दृष्टि फिर पति पर टिका दी। वह कह रहा था, आखिर इतने सारे दुष्ट देशों की बिरादरी में हमारा देश भी तो जी रहा है ना। लोग चाहे कुछ भी करें, मगर यही सही तरीका है। तुम ही बताओ,
और कौन सा रास्ता हो सकता था? यदि वे लोग हमारे घर में भी घुस आए तो? वह बोली। ड्राइंग रूम का शीशा तोड़कर भीतर घुसना भी कुछ कठिन नहीं है। वे लोग बड़ी सुविधा से हम तक पहुंच जाएंगे। उसका गला एकदम सूख गया था। पता नहीं वे कितने लोग हैं। उनके पास छुरे भी हो सकते हैं, पिस्तौल भी। आजकल यह सब कितना आम हो गया है। पति के चेहरे पर कुछ वैसे ही भाव जमा हो रहे थे जैसे बहुधा उसके विरुद्ध कुछ कहने पर उसके चेहरे पर आ जाते थे। और सहसा ही वह चुप हो गई। पति के चेहरे से लग रहा था जैसे वह अभी ही रो पड़ेगा। उसके चुप होते ही पति जैसे रोते रोते चीख पड़ा। आखिर इस समय इस सारी बकवास का क्या मतलब है? यदि छुरे और पिस्तौलें दिल्ली में आम हो गई हैं तो क्या इसमें मेरा दोष है? तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर लगा हुआ हूँ? सरकार के निकम्मेपन के लिए मुझसे ज्यादा तुम जिम्मेदार हो। मैंने चुनाव के समय कहा भी था कि इस पार्टी को वोट मत दो, पर तुम मेरी कोई बात मानती भी हो? तुम अजीब आदमी हो। बहुत रोकने पर भी उसकी घुटन जैसे बह निकली। जब भी कोई मुश्किल आ पड़ती है तो मुझसे लड़ने लगते हो। इन सब में मेरा दोष है। देश की सरकार निकम्मी है, पुलिस बेईमान है तो मेरा दोष है। नीचे के फ्लैट में चोर घुस आए हैं तो क्या उन्हें मैं बुलाकर लाई हूं? वे लोग हमारे घर में घुस आएंगे तो उसमें भी मेरा दोष होगा। तुम्हारा नहीं तो मेरा दोष होगा क्या? पति ऐसे झपट कर उठा जैसे उसे मार बैठेगा। जब मैं कह रहा था कि शीशे वाली खिड़कियों में लोहे की ग्रिल्स लगवा लेते हैं और शीशे के दरवाजे के पीछे लकड़ी के दरवाजे, तो तुम्ही ने मना कर दिया था। तब तो तुम्हें घर की सुंदरता चाहिए थी। तब क्यों नहीं सोचा कि कोई रात को शीशा तोड़कर छुरे समेत घर के भीतर घुस सकता है? वह हतप्रभ सी उसे देखती रही। पर ठीक कह रहा था। उसी ने ग्रिल्स लगवाने का विरोध किया था। पर वह बात और थी, यह तो इसकी पुरानी आदत थी। अच्छा चलो, ग्रिल्स के लिए मैंने मना किया, पर तुम मेरी बात मान क्यों गए? बात असल में ग्रिल्स की नहीं है। तुमको कोई अवसर मिलना चाहिए मुझे डांटने का। वह बोली। कल बाजार में जब तुमने मुझे डांट दिया था तो उसका कोई कारण था क्या? सहसा ही दोनों एकदम चुप हो गए। नीचे फिर कुछ हलचल हुई थी। कुछ लोगों के बाहर निकलने का सा स्वर था। फिर शायद किसी ने ऊपर आने वाली सीढ़ियों के दरवाजे को छुआ था। कुछ जोर भी लगाया था। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे। अब हमें सो जाना चाहिए, पति ने कहा। क्या वे लोग ऊपर भी आएंगे? पत्नी ने घुटी घुटी सी आवाज में कहा। पता नहीं। पति ने अपनी आंखों का पानी पोंछ लिया। उसके मुंह में जबड़ों की पेशियां कुछ खट्टा खट्टा सा पानी छोड़ रही थी। उसका जी हो रहा था वह रो पड़े जोर जोर से। पत्नी ने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लिए थे। वह उठकर खड़ी हो गई थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उसने अपने हाथ जोर जोर से झटकने आरंभ कर दिए। उसकी आवाज फट गई थी और वह रोने लगी थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि उसका पति उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे प्यार करे, पर वह कुछ भी नहीं कर रहा था। सहसा पति रोते रोते नाराज हो गया। तुम बिस्तर में आकर लेट क्यों नहीं जाती? ऐसे उन्हें पता लग जाएगा कि हम जाग रहे हैं। वे आ जाएंगे, वे आ जाएंगे। पत्नी फिर हाथ पटक पटक कर रोने लगी। तुम जाकर लेट जाओ, पति ने डांटा। वे आ जाएंगे तो क्या हुआ? जो उनके मन में आएगा उठाकर ले जाएंगे। हमारे घर में रखा ही क्या है?
रखा क्यों नहीं? पत्नी फटी हुई आवाज में बोली। अभी तो आज ही सुबह मैं अपना वेतन लाई हूँ। पूरे 500 रुपए घर में पड़े हैं और फिर तुम उन्हें रोकोगे भी नहीं। पति फिर से नाराज हो गया। मैं तो बहुत दिनों से समझता आ रहा हूं कि तुम्हें अपने रुपए मुझसे अधिक प्यारे हैं। तुम जानती हो कि उनके पास हथियार है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे 500 रुपए के लिए उनसे लड़ूं। तुम चाहती हो मैं इतने से रुपयों के लिए अपने प्राण दे दूं। पर पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी प्रकार रोती रही। तुमको मरने को कौन कहता है? पर मैं तुम्हें कब से जगा रही थी। तब तुम उठे होते तो अब तक पुलिस को भी बुला लाते। पुलिस? पति ने घृणा से नाक सिकोड़ी। एक तो वे लोग मुझे पुलिस तक पहुंचने ही नहीं देते और फिर पुलिस भी उनसे मिली हुई होती है। वह चुप हो गया, जैसे हलक सूख गया हो। सीढ़ियों के दरवाजे पर जोर कुछ अधिक पड़ने लगा था। पत्नी ने पति की ओर देखा। अब किसी के भी चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह आकर चुपचाप उसके पास लेट गई। अब क्या होगा? उसने पूछा। कुछ नहीं होगा, वह बोला। तुम चुपचाप लेटी रहना, जैसे सोई पड़ी हो। वे जो चाहें ले जाएं। हम चीजों के पीछे अपने प्राण तो नहीं दे सकते। आखिर अच्छा खासा कमाते हैं, भगवान हमें और देंगे। और यदि यदि पत्नी का कंठ फिर से छिलने लगा। उन्होंने मुझे छेड़ा। एक क्षण के लिए पति मौन रह गया। नहीं, तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, वो बहुत धीरे से बोला। तुम अब उतनी जवान नहीं हो। फिर भी यदि वे छेड़ें तो? पत्नी और भी डरी हुई थी। फिर क्या? पति बड़े दार्शनिक स्वर में बोला। कोई क्या कर सकता है? जो भाग्य में होगा होकर रहेगा। प्राण देने में तो कोई समझदारी नहीं है। हाँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वह पति के साथ सट गई। हाँ, पति ने उदासीनता से कहा। आखिर चांद साहब भी तो सारी बात छिपा ही जाएंगे ना।